हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि साहिब आलम नाम के एक लड़के के बारे में था, उस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। और पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आज की समरी के बेस पर और आज के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर इजीली आप उनका आंसर कर पाएंगे, यानी इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको रिकमेंड यही करना चाहूँगा कि आप इस समरी को और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें याद करने हैं। तो देख लेते हैं। जैसा चैप्टर का नाम ऑलरेडी मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आज समरी की बात करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम आप जानते हैं, चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और इस चैप्टर को लिखा है अनीश जंग ने। दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट जो है साहिब आलम नाम का जो एक रैक पिकर है, कचरा बीनने का काम करता है, उसके बारे में चैप्टर है। ठीक है, अब समरी देख लेते हैं। थ्रू दिस स्टोरी अनीश जंग डिस्क्राइब्स the miserable condition of poor children who have been forced to miss the joy of their own spring due to the socio-economic condition of this world। यानी इस कहानी के माध्यम से अनीश जंग जो है वो व्याख्या करते हैं, वो वर्णन करते हैं किसका वर्णन करते हैं? एक मिजरेबल कंडीशन का, काफ़ी दुखदायी स्थिति का, पुअर चिल्ड्रन जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी काफ़ी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया इस चैप्टर के अंदर, जिन्हें ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है, एक तरह से उनका शोषण किया जाता है। यानी जो बचपन के अंदर जो उम्र उनकी खेलने कूदने की थी, उस उम्र में उन्हें काम दे दिया जाता है, उन्हें काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, मजदूरी करने के लिए बाध्य किया जाता है। और ये क्यों होता है? ये हमारे संसार में जो सोशल सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशन है हमारे समाज की, हमारे इस संसार की कह सकते हैं आप, हमारे समाज की जो आर्थिक कंडीशन ऐसी है कि छोटे बच्चे जो होते हैं बेचारे गरीबी के कारण उन्हें काम करना पड़ता है। जबकि हालांकि ये उम्र, यानी इसके चाइल्डहुड को जो कंपेयर किससे किया गया? स्प्रिंग से किया गया, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है सीजन में, जितने भी सीजन होते हैं उसमें सबसे खूबसूरत जो सीजन होता है, सबसे अच्छा सीजन होता है, उसे स्प्रिंग माना जाता है, उसे बसंत ऋतु कहते हैं। और उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत सेगमेंट होता है वो हमारा बचपन होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर स्प्रिंग को जो है वो चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है और लेखिका जो है उन्होंने गरीब बच्चे, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, उनकी दयनीय स्थिति का इस चैप्टर के अंदर वर्णन किया है और बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से बच्चों को मजबूर कर दिया जाता है काम करने के लिए, उनका शोषण किया जाता है, उनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है, खेलने कूदने की उम्र में उनसे काम करवाया जाता है। तो इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने इस चैप्टर में किया है। ठीक है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड फोर्स्ड टू वर्क एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ देयर लाइफ। और उन्हें यानी एजुकेशन से वंचित कर दिया जाता है। डिप्राइव मतलब वंचित कर देना। तो उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जाता है अपने जीवन की प्रारंभिक उम्र में, यानी अर्ली एज, बचपन में उनसे बचपन में ही उन्हें काम करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ठीक है, द राइटर इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन टेल्स अस अबाउट द पुअर रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी थ्रू द करेक्टर नेम्ड साहिब। इस चैप्टर के अंदर जो हमारी लेखिका हैं, जिनका नाम है अनीश जंग, वो हमें बताती हैं पुअर रैग पिकर्स के बारे में। रैग पिकर होते हैं कचरा बीनने वाले, जो कचरा बीनने का काम करते हैं उन्हें रैग पिकर्स बोलते हैं। और ये रैग पिकर जो है सीमापुरी में रहते हैं और इन रैग पिकर में से एक जो लड़का है जिसका नाम है साहिब, उस साहिब का एग्जाम्पल देकर लेखिका ने अपनी बात यहाँ पर बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से साहेब्स फैमिली इज आल्सो अमंग द रैग पिकर्स। तो जिस लड़के का उन्होंने जिक्र किया इस चैप्टर में, वो लड़का, उसका परिवार भी क्या है, ये रैग पिकिंग का काम करता है, कचरा बीनने का काम करता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आए हैं? दे केम फ्रॉम ढाका एंड सेटल्ड इन सीमापुरी विच इज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिल्ली। और ये जो साहेब और साहेब का परिवार और जितने भी रैग पिकर्स हैं वहाँ पर जो सीमापुरी में रहते हैं, ये कहाँ से आए? ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका, पहले वहाँ पर रहते थे और वहाँ से ये आए हैं। ठीक है, माइग्रेट होकर आप कह सकते हैं, वहाँ से माइग्रेट होकर ये दिल्ली में आए और दिल्ली की सीमा पर जो है ये सीमापुरी नाम की जगह है। हालांकि दिल्ली से काफ़ी मीलों दूर है, लेकिन दिल्ली से काफ़ी मीलों दूर है, लेकिन दिल्ली की सीमा पर है। ठीक है, तो वहाँ पर ये रहते हैं। और सीमापुरी में आपको बताना चाहूँगा, सीमापुरी में लगभग 10,000 परिवार जो है रैग पिकर्स के रहते हैं। ठीक है, और सभी वहाँ पर काफ़ी दयनीय स्थिति में वो सभी रहते हैं, काफ़ी गरीबी की स्थिति में वो वहाँ रहते हैं। अब आगे क्या? देयर फील्ड्स एंड होम हैव, सॉरी जस्ट अ मिनट, Their fields and home have been swept away by storms। और वहाँ से क्यों आए थे? क्योंकि पहले जब ये बांग्लादेश ढाका में वहाँ पर रहते थे तो वहाँ पर काफ़ी तूफान आते थे और उन तूफानों की वजह से इनके मकान, इनके खेत वगैरह जो है सब खराब हो गए थे, सब बह गए थे, टूट गए थे, उजड़ गए थे और इस कारण ये वो जगह छोड़कर यहाँ पर दिल्ली में सीमापुरी में आ गए थे। दे केम टू द सिटी टू लर्न देयर लाइवलीहुड। और यहाँ पर क्यों आए थे? अपनी आजीविका कमाने के लिए, यानी एक तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। कहाँ पर? सीमापुरी में।
दे आर वेरी पुअर, काफ़ी गरीब थे बेचारे। द ऑथर वॉचेज साहेब एवरी मॉर्निंग सर्चिंग फॉर गोल्ड इन देयर नेबरहुड। अब ऑथर जो हमारी लेखिका है वो साहेब को, जिसका पूरा नाम साहेब आलम है, वो हर रोज़ सुबह सोने की तलाश में, यानी कचरे की तलाश में, वो उसके पड़ोस में कचरा जो है बीनने का काम करता था। कचरा उठाता हुआ उसके आस पड़ोस में उसे रोज़ाना जो है लेखिका हमारी साहेब को देखती थी, कचरा बीनते हुए साहेब को डेली वो अपने पड़ोस में देखती थी। दिस वॉज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। और कचरा बीनना ही उनका एकमात्र साधन था अपनी आपको जीवित रखने के लिए, यानी जीविका का उनका एकमात्र साधन था, एकमात्र काम था। वो क्या काम था? कचरा बीनने का काम। दे टू हैव डिजायर्स बट दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू फुलफिल दैम। उनकी भी काफ़ी इच्छाएं थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्हें कोई दूसरा काम आता नहीं था। इसलिए जिन इच्छाएं तो काफ़ी थी उनकी, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, एकमात्र सिवाय किसके? कचरा बीनने के। द चिल्ड्रन ऑफ रैग पिकर्स यूजुअली गो अबाउट बेयर फुटेड। अब जो बच्चे थे, जो रैग पिकर्स, जो कचरा बीनने का काम करते, उनके जो बच्चे थे वो सामान्य क्या करते थे? नंगे पैर घूमते रहते थे। अब आगे क्या होता है? आगे इस चैप्टर में क्या बताया गया है? लेटर साहब गेट्स अ जॉब एट अ टी स्टॉल एंड ही कुड अर्न 800 रुपीज़ देयर एंड डेली मील्स आल्सो। बाद में इस चैप्टर में आगे बताया गया है कि साहब जो है उसे एक जॉब मिलती है, वो एक चाय की दुकान पर काम करता है और उसे जो है मंथली जो है 800 रुपीज़ यानी 800 रुपये उसे मजदूरी मिलती है, और साथ ही साथ दोनों समय का भोजन भी उसे मिलता है, ऐसा साहेब ने लेखिका को बताया था। ठीक है, बट ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम। लेकिन जब लेखिका ने उससे पूछा कि भाई क्या तुम इस चीज़ से खुश हो, क्या तुम इस जॉब से खुश हो, तो वो काफ़ी नाखुश होता है। और वो नाखुश होता है क्योंकि अब उसकी आज़ादी जो थी उससे छीन ली गई थी। पहले वो जब कचरा बीनने का काम करता था तो वो आज़ाद था, जहाँ चाहता वहाँ चला जाता, अपने काम, यानी खुद आज़ादी से वो कोई भी काम कर सकता था। लेकिन अब वो किसी के मातहत, किसी के नीचे काम करता था, तो उसकी एक तरह से आज़ादी जो थी वो छीन ली गई थी। थ्रू दिस स्टोरी, अब इस कहानी के माध्यम से द ऑथर वांट्स टू गिव अ मैसेज दैट वी शुड स्टॉप द चाइल्ड्स एक्सप्लॉयटेशन इन आवर सोसाइटी एंड लेट द चिल्ड्रन एंजॉय द डेज ऑफ स्प्रिंग। तो इस कहानी के माध्यम से मोटे तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ आपको, तो लेखिका जो है वो यही मैसेज देना चाहती है कि हमें जो है ये बच्चों का जो बाल शोषण है इसे रोकना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए, इसे ख़त्म करना चाहिए, जो हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है। और साथ ही साथ बच्चों को उनके बचपन को अच्छी तरीके से जीने देना चाहिए, क्योंकि ये उम्र जो है उनकी खेलने कूदने की होती है। और इस उम्र में अगर हम उनसे काम कराते हैं, उनसे बाल मजदूरी कराते हैं, तो ये एक तरह से उनके साथ अन्याय है। तो मोटे तौर पे ये मैसेज इस चैप्टर के माध्यम से लेखिका देना चाहती है। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने इस चैप्टर की समरी को आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बस आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस समरी के बेस पर ईजिली आप उसका आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद ही करने हैं। और ये सिर्फ 6 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, आप इन अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। यानी साहेब जो है वो क्या तलाश कर रहा था उस कचरे के ढेर में, वो कहाँ है और वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे, साहेब इज लुकिंग फॉर अ रूपी और अ कॉइन इन द गार्बेज डंप्स। यानी साहेब जो था वो उस कचरे के ढेर में कोई सिक्का, कोई रुपए वगैरह जो कचरे में अक्सर मिल जाया करते थे उन्हें, वो उसकी तलाश कर रहा था। ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द नरेटर। और वो कहाँ रहता था? नरेटर जो लेखिका हमारी अनिल जंग जो लेखिका है, उनके ही पड़ोस में वो रहता था। उनके पड़ोस में ही वो वहाँ पर कचरा बीनने का काम करता था। हिज फैमिली हैज़ कम फ्रॉम ढाका एंड इज़ प्रेजेंटली लिविंग इन सीमापुरी। और उसका जो परिवार था वो कहाँ से आया था? बांग्लादेश से आया था। पहले वो बांग्लादेश में रहते थे, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ पर वो रहते थे। ठीक है, और वर्तमान में वो कहाँ रह रहे थे? वर्तमान में वो दिल्ली की बाउंड्री पर, दिल्ली की सीमा पर एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी, वहाँ पर वो रहते थे। तो इस तरीके से आप सिंपली अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लेते हैं ये। वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहेब जो है वो नाखुश क्यों था टी स्टॉल पर काम कर। यानी टी स्टॉल पर उसकी नौकरी लग गई थी, वो उसे 800 रुपये महीना वो देता था टी स्टॉल का मालिक। अब लेकिन वो इस काम से नाखुश क्यों था? तो इसका आंसर सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे, साहेब वॉज अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड फाउंड द स्टील कनिस्टर ऑफ हिज मास्टर हैवियर देन द प्लास्टिक बैग।
यानी साहेब नाखुश था अपने काम से, क्योंकि अब उसकी जो स्वतंत्रता थी, जो उसकी आज़ादी थी, वो खो चुका था। और अब उसे जो स्टील का कनस्तर, जो स्टील का बर्तन था, वो उसे भारी लगता था उस प्लास्टिक बैग से जिसमें वो कचरा बीनने का काम करता था। यानी उसके खुद के अपने प्लास्टिक बैग से अब वो स्टील का छोटा सा कनस्तर उसे भारी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि अब उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई थी, वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई वॉज द नेम साहेब आयरोनिक? यानी साहेब का नाम जो है इतना विरोधाभास कैसे है इसमें, है ना? तो ऐसा क्यों है, इतना साहेब का नाम ऐसा क्यों था, आयरोनिक क्यों था, विरोधाभास क्यों था इसमें? तो इसका सिंपली आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे। साहेब सलीम वाज साहिब आलम। साहेब का पूरा नाम था साहिब आलम। ठीक है, इट वॉज आयरोनिक बिकॉज इट वॉज अपोजिट टू द वर्क विच साहिब डिड। ये आयरोनिक था, एक विडंबना थी इस नाम में। क्यों थी? क्योंकि ये अपोजिट था, यानी इसका मतलब जो था वो एकदम अपोजिट था उस काम से जो साहिब करता था। अब साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन साहिब काम क्या करता था? कचरा बीनने का, यानी अपने नाम के विपरीत वो काम करता था। ठीक है, साहिब मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वेयर इज साहिब वॉज अ रैग पिकर। अब साहिब का मतलब तो होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन वो काम क्या करता था? रैग पिकिंग का, कचरा बीनने का। ठीक है, तो कह सकते हैं अभी आग का अंधा नाम नयन सुख। तो इस तरीके से उसका नाम जो था उसका काम के एकदम विपरीत था। तो आप इस तरीके से अपना आंसर सिंपली लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, वाई डिड द पुअर बॉयज गो अबाउट विदाउट शूज और चप्पल्स? वो बेचारे गरीब लड़के थे, वो बिना चप्पलों के, बिना जूतों के क्यों घूमते फिरते थे? तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द पुअर बॉयज कुड नॉट अफोर्ड शूज और चप्पल्स। यानी वो इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते थे, इतना पैसा नहीं था, बेचारे गरीब थे, इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो चप्पल और जूते खरीद सके। दे वर ऑल इन ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। यानी वो सभी एक स्थायी स्थिति में थे, गरीब, यानी स्थायी रूप से वो गरीब थे। उनकी जो गरीबी की स्थिति एकदम निश्चित रूप से स्थायी थी, स्थायी स्थिति में थे वो गरीबी के, काफ़ी गरीब थे। देयरफॉर दे गो अबाउट विदाउट शूज़ और चप्पल्स। और यही कारण था कि वो बिना चप्पलों के, बिना जूतों के इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी? हाउ डू रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी? यानी सीमापुरी में वो रैग पिकर्स जो थे, वो कचरा बीनने का जो काम करते थे, वो कैसे रहते थे? तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी इन मड स्ट्रक्चर्स विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टार्पोलिन। यानी जो कचरा बीनने का काम करते हैं वो सीमापुरी में कीचड़ से बनी हुई स्ट्रक्चर, कीचड़ से बने हुए ढांचों में, टिन की छतों के नीचे और टिन और तिरपाल की छतों के नीचे वो रहते थे। दे हैव नो शेयर्स, ड्रेन्स और रनिंग वाटर। जहाँ पर गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई पीने के पानी की कोई व्यवस्था थी, एकदम काफ़ी अभाव में वो रहते थे। दे लिव देयर विदाउट आइडेंटिटी एंड परमिस। बिना किसी पहचान के, बिना किसी आज्ञा के वहाँ पर अवैध रूप से कब्जा करके रहते थे। यानी उन्हें स्क्वेटर, उन्हें जो लेखिका ने इस चैप्टर में एक नाम दिया है स्क्वेटर्स। स्क्वेटर वो लोग होते हैं जो किसी जगह, किसी सरकारी जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके रहते, तो बिना किसी पहचान के, बिना किसी आज्ञा के वो वहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वो ये रहा, वाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड? यानी ऑथर, लेखिका क्यों कहती है कि जो गार्बेज, जो कचरा था वो उनके लिए सोना था? ऐसी बात क्यों कहती है? यानी सोने को उनके, यानी गार्बेज को उनके लिए सोना बताया, क्यों बताया है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं, गार्बेज इज द ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। यानी गार्बेज एकमात्र यही काम, यानी रैग पिकिंग का काम, कूड़ा कचरा का काम ही था जो वो अपनी आजीविका के लिए करते थे। यानी जीवित रहने के लिए उनके पास एक ही सोर्स था, वो था कूड़ा कचरा जो इकट्ठा करना, रैग पिकिंग का काम करना। ठीक है, गार्बेज इकट्ठा करना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की रोटी थी, रोजी रोटी थी। दे सर्च समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल इट फ्रॉम अ लिटिल मनी। और वो इस कचरे में से कुछ कम कीमती चीज़ खोजते रहते थे और फिर उसे थोड़े से पैसे में बेच देते थे। तो कुल मिला के ये चीज़, जो कचरा जो था, उनके लिए सोने से कम नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कर सकते हैं। तो ये थे 6 क्वेश्चन और समरी, जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को, समरी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो के बेस पर इजीली आप उनका आंसर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.